इंतजामी वहां पर फैली हुई है और लोगों के लिए कितनी ज़्यादा परेशानी का सबब ये तमाम हॉस्पिटल्स लेकर आते हैं। महंगे महंगे इक्विपमेंट जिस तरीके से जंग खाते हुए नजर आ रही हैं। अब बात कर लेते हैं मार्केट के हाल की। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार 29 सितंबर को सेंसेक्स 62 अंक गिरकर 80,364 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 20 अंक की गिरावट रही और ये 24,634 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 16 शेयर्स में तेजी और 14 शेयर्स में गिरावट रही। ऐसे में कल का दिन अगर देखा जाए तो शुरुआत रौनक भरी हुई थी, लेकिन उसके बाद गिरावट देखने को मिली। पर और निफ्टी 19.80 अंक या 0.08% की गिरावट के साथ 24,634.90 पर बंद हुआ। लगभग 1,837 शेयरों में तेजी रही तो वहीं 2,163 शेयरों में गिरावट देखी गई। वहीं 171 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.3% बढ़ा, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स मामूली रूप से गिरा। एक्सिस बैंक, मारुति सुजुकी, एल&टी, अपोलो हॉस्पिटल्स, डॉक्टर रेड्डीज लैब्स निफ्टी पर सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों में शामिल रहे, जबकि इटर्नल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडसइंड बैंक, टाइटन कंपनी और विप्रो के शेयर में तेजी रही। तेल एवं गैस, पीएसयू बैंक, एनर्जी और रियलिटी इंडेक्स में 1% तक की तेजी देखने को मिली, जबकि मीडिया इंडेक्स में लगभग 1% की गिरावट आई है। दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद सोमवार को बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। बाजार में उतार चढ़ाव कई कारणों की वजह से है। इस हफ्ते बुधवार को आरबीआई के फैसले भी आएंगे, जिसका बाजार पर असर देखने को मिल रहा है। बिजनेस डेस्क, इंडिया न्यूज। तो निफ्टी और सेंसेक्स कितने अंकों पर बंद हुआ ये आपने जाना। अब आज मार्केट का हाल कैसा रहने वाला है ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं शेयर मार्केट एक्सपर्ट मिताली निकोरे। बहुत स्वागत है मिताली जी आपका। कल हमने देखा कि शुरुआत रौनक भरी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे ये अंक टूटते चले गए और बाजार एक बार फिर से गिरावट के साथ बंद हुआ। अचानक से जो रौनक छाई थी वो बिखरती हुई नजर आई। क्या लगता है क्या फैक्टर्स हैं जो कि इम्पैक्ट कर रहे हैं मार्केट को, और आज बाजार की चाल कैसी देखने को मिलेगी? नहीं, मुझे ये लगता है कि शेयर मार्केट में ऑफ कोर्स रोज ही हम देखते हैं थोड़ा ऊपर नीचे तो चलता ही रहता है। कल और मतलब मैं कहूँगी पिछले पूरे हफ्ते में एक तरह से जो जीएसटी का बचत उत्सव चल रहा है
उसका पॉजिटिविटी, उसके पॉजिटिव फैक्टर्स जब आप उसको फैक्टर इन कर लें, तो डेफिनेटली हम ये देखते हैं कि शेयर मार्केट फिर ऊपर चलता जाता है, और उन स्टॉक्स के लिए ऊपर चलते जाता है जहां पर ज्यादा कंज्यूमर मार्केट्स की बात होती है, जहां पर ज्यादा कंजम्पशन की बात हो रही है। लेकिन आज थोड़ी सी डैम्पनिंग दिखेगी, मुझे लगता है कल भी दिखेगी, क्योंकि एक तरह से अभी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, अभी लोग फेस्टिवल मोड में हैं, अभी लोग इतना अटेंशन नहीं पे कर रहे हैं। लेकिन गोल्ड एंड सिल्वर के जो स्टॉक्स हैं, उसमें मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि एक रैली आज हमें दिखाई देगी, आज और कल। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार डॉलर के प्राइसेस भी बढ़ते जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द रुपी, और गोल्ड और चांदी एकदम महंगी होती जा रही है, लोगों के लिए बेहद बड़ा कंसर्न बन चला है। क्या लगता है कब तक स्टेबिलिटी इन सेक्टर्स में देखने को मिलेगी? तो मुझे ये लगता है कि गोल्ड और सिल्वर की जो प्राइसेस हैं वो अगले हफ्ते तक काफी एक तरह से स्टेबल हो जाएंगी, क्योंकि इस हफ्ते और अगले हफ्ते फिर हमारा धनतेरस भी आ जाएगा, और हम देखेंगे कि एक हमारे डोमेस्टिक फैक्टर्स की वजह से जो गोल्ड और सिल्वर की बाइंग अभी बहुत ज्यादा हाई पर है। गोल्ड और सिल्वर की बाइंग दो रीजन से हाई पर है। एक इसलिए कि हम ये देखेंगे कि डोमेस्टिक फैक्टर्स, डोमेस्टिक बाइंग उसकी वजह से एक हाई है, और दूसरा रीजन है कि हम अगर इसके ग्लोबल फैक्टर्स देखें, ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से भी गोल्ड और सिल्वर की बाइंग हाई पर है, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि जब एक्सटर्नल स्टॉक्स और एक्सटर्नल इक्विटीज एक तरह से बुरी तरह से परफॉर्म कर रही हैं, तो सारे इन्वेस्टर्स के लिए गोल्ड और सिल्वर एक सिल्वर बुलेट की तरह हो जाते हैं, एक सेफ इन्वेस्टमेंट की तरह हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगले हफ्ते तक गोल्ड और सिल्वर की स्टॉक्स में हम डेफिनेटली एक रैली देखेंगे। बिल्कुल, और अगर इस वीक हम सेक्टर्स की बात करें जो आपको लगता है कि बेहद अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे, जिस तरीके से हमने देखा कि ऑटो सेक्टर पिछले हफ्ते खासा अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आया था। जी, सारे जो कंज्यूमर गुड्स वाले सेक्टर्स हैं, जहां जीएसटी बचत उत्सव का एक इम्पैक्ट दिख रहा है, वो डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करेंगे। हम ये देखेंगे कि ऑटो सेक्टर विल कंटिन्यू टू परफॉर्म वेल, और उसके साथ में हम देखेंगे कि जैसे हमारी जो कंज्यूमर गुड्स कंपनीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज हैं, चाहे वो सैमसंग, एप्पल, ये वाली कंपनीज हों, हमारे सारे जो कंज्यूमर फेसिंग प्रोडक्ट्स हैं, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पर मैं डेफिनेटली देख रही हूँ कि एक पूरा रैली आ रहा है और एक पॉजिटिव स्पिरिट आ रही है। लेकिन उन सेक्टर्स में जहां पर अभी ग्लोबल फैक्टर्स का एक डैम्पनिंग चल रहा है, जैसे आईटी सेक्टर हो गया, या फिर अगर हम एंटरटेनमेंट सेक्टर की, फर्नीचर सेक्टर की बात करें, कल ही नए टैरिफ्स लगे हैं। फार्मा सेक्टर पर भी बिल्कुल। टैरिफ्स लग रहे हैं। तो इन सेक्टर्स में हम देखेंगे कि वो ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से एक डैम्पनिंग रहेगी। बिल्कुल, अगर करंट मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए अगले 5 साल के लिए किसी एक सेक्टर में इन्वेस्ट करना हो, तो आपके हिसाब से कौन सा सेक्टर इस वक्त सही रहेगा? अच्छा, ये तो मतलब आपने सच में गोल्डन बात पूछ ली है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प के रहते 5 साल की प्रिडिक्शन करना तो बहुत ही मुश्किल है। मुझे ये डेफिनेटली लगता है कि रियल एस्टेट ऐसा सेक्टर है जहां पर 5 साल के टर्म्स में हम बात कर सकते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सेक्टर है, और रियल एस्टेट में डेफिनेटली एक तरह से ऊपर 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 ही हम जाते रहेंगे, क्योंकि रियल एस्टेट ऐसा सेक्टर है जहां पर एक ऑल वेदर यूनिवर्सल डिमांड हमेशा रहती ही है। तो डेफिनेटली मैं तो अपना एडवाइस रियल एस्टेट सेक्टर की तरफ दूंगी। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगी कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के रहते कोई भी सेक्टर के लिए 5 साल का प्रिडिक्शन करना बहुत डिफिकल्ट है। बिल्कुल, इसी बीच में जो इन्वेस्टर्स हैं उनका ये बोलना है कि उनका पोर्टफोलियो चमक नहीं पा रहा है, जिस तरीके से लगातार उतार और चढ़ाव देखने को मिल रहा है, कभी सेंसेक्स ऊपर जाता है, कभी नीचे। उनकी इस शिकायत को किस तरीके से दूर किया जा सकता है? आई थिंक हर्षा, ये तो बिल्कुल ही मतलब अगेन इन्वेस्टमेंट का नंबर वन रूल है, जो ऊपर जाता है उसे नीचे आना ही होता है। लेकिन हाँ, ये जो इंक्रीज्ड अनसर्टेनिटी और वॉलेटिलिटी एक हम स्टॉक मार्केट में देख रहे हैं, ये हम सिर्फ भारत के स्टॉक मार्केट में नहीं देख रहे हैं, ये बहुत सारी इमर्जिंग इकोनॉमीज, जो दुनिया भर इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, उनमें एक तरह से हम एक ये वॉलेटिलिटी स्टॉक मार्केट्स में देख रहे हैं। तो ये एक तरह से ग्लोबल क्यूज की वजह से सारी सारी कंट्रीज में ही आ रही है। क्योंकि आप ये देखिए कि जब यूएस में 3-4 डिसीजंस एक दिन में आ रहे हैं,
जो कि 3-4 सालों में आते थे, और वो हर रोज डिसीजंस चेंज करे जा रहे हैं। तो उसकी वजह से इन्वेस्टर सेंटिमेंट रोज 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 चेंज हो रहा है, वॉलेटिलिटी उसकी वजह से बहुत बढ़ रही है। तो एट बिल्कुल दिस पॉइंट इन टाइम कोई भी डोमेस्टिक मार्केट में कोई भी डोमेस्टिक गवर्नमेंट, मतलब बिल्कुल किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट कुछ ज्यादा कर नहीं सकती है। बिल्कुल मिताली जी, लवली डिस्कशन, थैंक यू। अब